student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing your chapter 6, that is the kingdom prokaryotes, जिन्हें हम मोनेरा भी कहते हैं. Let's start. तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें तो ये हमेशा वो सेल्स कंसीडर किए जाते हैं जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती. एंड बाय मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली आई मीन के इनके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही कोई और किसी किस्म के मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली. सो दैट्स वाई हम लोग इनको कहते हैं प्रो मीन्स विदाउट, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. तो वो सेल्स जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस या और दूसरी मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, ये जितने भी हमारे पास किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद हैं. यानी किंगडम मोनेरा में हमने सारे बैक्टीरियल सेल्स जो कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स इन नेचर होते हैं उनको जो है हमने डाल दिया गया. अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को फर्दर डिवाइड करूं तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. एक होते हैं आर्चिया बैक्टीरियल्स और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरियल्स. अगर यहाँ पे आप याद रखते हैं कि यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ट्रू बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जबकि आर्चिया मीन्स एशियन बैक्टीरियाज, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर जो है वो हाफ प्रॉपर्टीज यू बैक्टीरिया की होती हैं और हाफ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स की भी जो है वो शेयर करते हैं. और जब दुनिया बनी थी तो उस टाइम पे जो सबसे पहले सेल्स इवॉल्व हुए थे वो आर्चिया बैक्टीरियाज थे. सो दैट्स वाई आर्चिया बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उन्हें डिफर करती हैं फ्रॉम द अदर बैक्टीरियल सेल्स. लेकिन ये दोनों यू बैक्टीरिया और आर्चिया बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही इंक्लूड होते हैं. फिर उसके बाद हमने जब ये बात देखो कि हम इस टाइम पे मेरे आसपास, मेरी ये टेबल पे, मेरे हैंड्स पे, एयर पे, हर जगह पे इस टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिवॉल्व करें और उनमें से 90% ऐसे होते हैं जो ये कोई डिजीज कॉज नहीं करते और अपनी फ्री लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो गुजार होते हैं. उनमें से 10% जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग है. तो क्या इस टाइम मैं अपने हैंड्स के या अपने पेन के या एयर के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज को देख सकती हूँ? अगेन क्योंकि हम लोग सेल्स को नहीं देख सकते तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म बेसिकली एक ही सेल पे कंसिस्ट होते हैं, यानी यूनिसेलुलर इन नेचर हैं. सो दैट्स वाई इनको भी हम जो है वो अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसी तरह जैसे हमने कहा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, सिमिलरली माइक्रोब्स की डिस्कवरी भी जो थी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो भी रिलेटेड थी इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप है. यानी जब पहले माइक्रोस्कोप बनी उसके बाद ये हमारे पास ह्यूमन सेल्स, एनिमल सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स जो थे वो डिस्कवर होना स्टार्ट हुए. बैक्टीरियल सेल्स सबसे पहले 1674 के अंदर एंटोनियो ल्यू वैन हुक ने देखे. एंटोनियो ल्यू वैन हुक जो थे ये बेसिकली एक सिल्क ट्रेडर थे, मर्चेंट थे क्लॉथ के. तो उन्होंने अपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास थे उनको जो था वो थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि वो थ्रेड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बहुत क्लियरली विजिबल देख सकें. लेकिन उन्होंने थ्रेड के स्ट्रक्चर या थ्रेड के फाइबर्स के साथ साथ उनको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स नजर आना शुरू हो गए जो कि एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे. उन ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने जो था वो रेन वाटर में देखा, सलाइवा में देखा, इवन जो उनके टीथ के ऊपर जो प्लैक यानी कि येलो मटेरियल होता है उसके अंदर भी देखा. और उन्होंने जो था वो इनको नेम किया एनिमैक्यूल के और इनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसके अंदर इन्होंने जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स थे उनकी जो ड्राइंग्स थी वो दुनिया के साथ शेयर की और दुनिया को बताया कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि नॉर्मली नज़र तो नहीं आते लेकिन वो इस टाइम दुनिया में एग्जिस्ट करें. फिर सबसे ज़्यादा हम अगर बात करें कि जितनी माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दोनों के जो फादर हैं विच इज़ लुइस पास्चर, उन्होंने सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, उनकी ग्रोथ पे, उनके कल्चर पे, उनके अटैक ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो था वो सबसे ज़्यादा स्टडी किया था. सो दैट्स वाई लुइस पास्चर का वर्क, जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं हम हमेशा लुइस पास्चर को जो होता है वो ऑनर देते हैं और उनको होमेज देते हैं. तो अगर देखा जाए तो लुइस पास्चर ने बेसिकली वैक्सीन्स डेवलप की थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. इन्होंने एंथ्रैक्स बेसिकली हमारे पास जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लंग्स, स्किन और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उनकी वैक्सीन क्रिएट की. फिर उन्होंने फाउल क्लोरेला की वैक्सीन क्रिएट की. फाउल क्लोरेला बेसिकली ये फाउल मीन्स चिकन का डायरिया या चिकन की बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज है जो थी वो उस टाइम पे बहुत सारे चिकन्स की डेथ का कॉज बनी थी और इसकी वैक्सीन जो थी वो भी सबसे पहले लुइस पास्चर ने डिस्कवर की. देन इन्होंने रेबीज की वैक्सीन भी डिस्कवर की.
यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रेबीज जो है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज है। लेकिन इन्होंने बैक्टीरियल टेक्निक्स को, बैक्टीरियल ग्रोथ और कल्चर टेक्निक्स को यूज करते हुए रेबीज की जो डिजीज थी उसको आइसोलेट किया था और उसको जो था वो स्टडी किया था। बट ही डिडंट नो एट दैट टाइम कि रेबीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस की वजह से कॉज होती है। फिर देन हम बात करते हैं एक और साइंटिस्ट की। ये साइंटिस्ट जो थे ये लुइस पास्चर से पहले थे और इन्होंने दुनिया को बताया था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं और उसको जो है वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से होते हैं या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं, उनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं आउटसाइड द लिविंग बॉडी और उनको हम ग्रो करके उनके बिहेवियर को जो है वो देख सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो डिजीज थे लुइस पास्चर से पहले डिजीज पे स्टार्ट या इनिशिएट इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था जिनको हम लोग रॉबर्ट कुश कहते हैं। रॉबर्ट कुश ने जब बैक्टीरियाज को स्टडी किया था जो कि डिजीज कॉज करते हैं, तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई थी दुनिया को कि इन बैक्टीरियाज को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं और ये कैसे जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। तो इन्हीं बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी डिफाइन की थी, दैट इज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उस जर्म थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कौन से हैं, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो था वो पहले डिस्कस किए, उन्होंने 2 डिजीजेस को जो था वो स्टडी किया और उनके बैक्टीरियाज को आइसोलेट किया। पहला जो था वो ट्यूबरक्लोसिस का डिजीज था। एट दैट टाइम ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो कहा जाता था कि ये एक गंदी बैड एयर की वजह से डिजीज कॉज होता है और उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जिसे हम टीबी कहते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज है। तो इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस डिजीज का जो जर्म्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनको आइसोलेट किया था और उन्होंने लिविंग बॉडी के बाहर उनको जो था वो ग्रो करवाया था। उसके बाद उन्होंने क्लोरेला की डिजीज को स्टडी किया। क्लोरेला, यू ऑल नो कि क्लोरेला डिजीज से जो होता है वो आपको डायरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो उन्होंने उसके डिजीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी आइसोलेट किया था और स्टडी किया था। तो देन इन्हीं दोनों की बेसिस पे उन्होंने जो था वो जर्म थ्योरी जो थी वो बताई थी, दुनिया के सामने प्रेजेंट की थी कि जर्म्स जो थे वो एक खास पैटर्न, एक खास बिहेवियर से जो होता है वो लिविंग थिंग्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हर बीमारी के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रिलेट करता है और वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो नॉर्मल नेकेड आई से नजर नहीं आता और वो जो है वो बॉडी के अंदर जाके सर्टेन डिजीज के सिम्टम्स शो करता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि इस बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जाके डिजीज कॉज करे। फिर उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग होता है उसको हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ब्लड से या जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनसे निकाल के आइसोलेट कर सकते हैं और उनको बाहर जो है वो कल्चर के अंदर हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। फिर जो ये डिजीज कॉजिंग कल्चर होता है, जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल के कल्चर में ग्रो करवाते हैं तो वो बाहर तो ग्रो कर रहे होते हैं और उनके अंदर ये कैपेबिलिटी फिर से होती है कि अगर इसी कल्चर में से बैक्टीरियाज को निकाल के वापस किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डाला जाए तो वो उसके अंदर भी वही खास डिजीज कॉज करेंगे। यानी अगर मैंने टीबी के जो बैक्टीरियाज है उनको किसी बंदे की बॉडी से निकाला है और उसको मैं कल्चर पे ग्रो करवा रही हूँ और ग्रो करवाने के बाद अगर मैं उसे किसी हेल्दी पर्सन के अंदर डाल दूंगी, इनऑकुलेट कर दूंगी, तो वो हेल्दी पर्सन में भी टीबी की डिजीज ही कॉज करने की कैपेबिलिटी रखेगा। और उसके बाद जब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोगों ने बैक्टीरियाज के अंदर जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने वो उस डिजीज को कॉज किया, तो हम उसके ब्लड से जब वो डिजीज के इन्फेक्शन को लेंगे तो वो इन्फेक्शन भी वही होगा। यानी मैंने टीबी के डिजीज के जो जर्म्स था उसको कल्चर से उठाकर किसी हेल्दी पर्सन में डाला और जब मैं उस हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर को देखूंगी तो मुझे वही टीबी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मिलेंगे। विच मीन्स कि हर दफ़ा एक बीमारी एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो है वो करवाएगा। दुनिया में कहीं पे भी टीबी का मर्ज होगा तो वो मर्ज हमेशा ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ही जो है वो कॉज करवाएगा और कोई ऑर्गेनिज्म उससे रिलेटेड कॉज नहीं करवाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो रॉबर्ट कुश ने जो थे वो दुनिया को बताए कि ये बीमारियां किस वजह से होती हैं और उन बीमारियों को हम लोग कैसे जो है वो किस तरह से उन बीमारियों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने जर्म थ्योरी के साथ साथ जो सर्टेन टेक्निक्स जो थी वो भी दुनिया को बताई थी कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे इजीली आइसोलेट कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग आवर ओन बॉडीज।